हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के इमरजेंसी मैनेजमेंट के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा आपके साथ। हार्ट अटैक के लिए ज़्यादातर लोग हमसे पेशेंट्स या ज़्यादातर पेशेंट रिलेटिव्स हमसे पूछते हैं कि जब इमरजेंसी हो तो क्या करना चाहिए, घर पर अगर प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए, जब हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाए तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कोई ऐसी इमरजेंसी की दवा या टेक्निक या ऐसी कुछ है जिससे हम अपने पेशेंट की जान बचा सके और उसको हॉस्पिटल सेफली पहुंचा सके। इस बारे में काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है। इस बारे में घर पे हम क्या चीज़ों को कर सकते हैं और इमीडिएटली पेशेंट को किस तरह से शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हार्ट डिजीज के बारे में बात करना क्यों जरूरी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लीडिंग किलर डिजीज है। ऑलमोस्ट 25 to 30% लोगों को इस तरह की बीमारी होती है और ज़्यादातर 25 to 30% पेशेंट्स की दुनिया में जो भी जान जाती है वो हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड बीमारियों से ही जाती है। ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो जिनकी डेथ होती है हार्ट डिजीज से रिलेटेड वो यंग होते हैं। 25% ऑफ टोटल डेथ्स के लिए ये अकाउंट करता है। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है। डायबिटीज़ हार्ट के लिए और हार्ट अटैक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और इंडिया में इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 20, इसके द्वारा जान जाने का प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख डेथ्स पर एनम है। इंडिया में बहुत ज़्यादा मृत्यु का कारण है, इसलिए इंडियन लोगों के लिए ये डिटेल जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट की नली का ब्लॉकेज की बीमारी है। इसमें अगर हार्ट की कोई नली सडनली बंद हो जाए और उसमें जो एरिया को वो ब्लड सप्लाई करती है वो सडनली बंद हो जाए, नली में क्लॉट जम जाए इसकी वजह से, तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हार्ट की नलियां हार्ट के सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जब ये नलियां बंद हो जाती है तो सेल्स का ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। कुछ देर तक तो ये सेल्स अपने ग्लूकोज स्टोरेज सिस्टम पर काम कर सकते हैं, लेकिन 20 से 30 मिनट से ज्यादा अगर ये नली कंटिन्यूसली अगर बंद रह जाए तो सेल मरना चालू हो जाते हैं और लगभग ये डैमेज 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हार्ट अटैक की बीमारी में अर्जेंट या इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना जरूरी है क्योंकि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु दर 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। हार्ट अटैक तब होता है जब कोई नली में अगर कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज हो और उसमें सडनली कोई लोही का थक्का या ब्लड क्लॉट आके जम जाए तो नली 100% बंद हो जाती है और इस 100% नली बंद होने वाली सिचुएशन को हार्ट अटैक बोला जाता है। ये टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट अटैक के बारे में हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के लिए हमने अलग से टॉपिक किया है, लेकिन हार्ट अटैक के लिए घर पर हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, इमरजेंसी सिनेरियो में क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे इसे रिकॉग्नाइज किया जाए और कैसे अर्ली इसे प्लान या ट्रीटमेंट की इसका किया जाए, वो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर घर पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिम्टम्स हार्ट रिलेटेड है तो आप इसे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते और आप पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में सिग्निफिकेंट डिले होता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक के पेशेंट में सडन घबराहट, पसीना होता है, छाती में सीवियर दर्द होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को छाती में दर्द हो। 20 to 30% पेशेंट्स को पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसमें पेशेंट को घबराहट, पसीना, बेचैनी इस तरह के सिम्टम्स तो होंगे लेकिन छाती में कोई दर्द नहीं होगा। ज्यादातर पेशेंट्स में क्योंकि हार्ट छाती के बाई तरफ होता है तो ये दर्द भी काफी लोगों को बाई तरफ होता है, लेकिन ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। गले से लेकर नाभि तक दोनों शोल्डर में पीछे कहीं पर भी ये दर्द हो सकता है और कंपलसरी नहीं है कि हर पेशेंट को सेम पैटर्न का दर्द हो। कई लोग को सिर्फ लेफ्ट साइड का दर्द ना हो कि सिर्फ राइट साइड का दर्द हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पेन कहाँ पर है और किस पैटर्न का है या पेन है या नहीं, सिर्फ इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर हम हार्ट अटैक का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हालांकि 80% पेशेंट्स में पेन होता है लेकिन फिर भी पेन एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है हार्ट अटैक को जज करने के लिए। कई लोग को छाती में सिर्फ जलन होती है यानी बर्निंग सेंसेशन होता है और इंडियन सिनेरियो में ज्यादातर लोग इस जलन को एसिडिटी या गैस की बीमारी के साथ कंफ्यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट रोज का ही ये ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर लोग पेशेंट घर में ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे डाइजीन या इनो इस तरह के प्रिपरेशन को ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जलन एसिडिटी रिलेटेड है और जब रिस्पॉन्ड नहीं करता है, 1-2 घंटे तक भी राहत नहीं होती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस बीमारी में हर 30 मिनट के डिले से मृत्यु दर 7 से 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने में 2-3 घंटे डिले करता है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है और जिस हालत में वो बाद में हॉस्पिटल पहुंचता है कई बार डॉक्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं होता पेशेंट की जान बचा पाना या पेशेंट कई बार घर पर ही मर जाता है। तो इसलिए अगर छाती में आपको बिना कारण अगर जलन हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से आपने घबराहट, पसीना हो रहा है, ये कुछ अनयूजुअल है, तो इसे सिंपल एसिडिटी के साथ कंफ्यूज ना करें। ये हार्ट अटैक भी हो सकता है, इसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर किसी को 30 मिनट से ज्यादा का दर्द यानी प्रोलॉन्ग्ड छाती में दर्द हो रहा है, वो किसी भी अगर कारण से हो रहा है, तो उसमें हार्ट अटैक होने का संभावना बहुत ज्यादा है और ऐसे लोग को तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट उस टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच के तुरंत एक ईसीजी एटलीस्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डायग्नोसिस मिस हो जाती है तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। छाती का दर्द जैसा कि हमने डिस्कस किया, जरूरी नहीं है कि राइट साइड पे ही छाती का दर्द हो, ये दोनों कंधे में गले से अभी तक कहीं पर भी हो सकता है। और ये दर्द का ड्यूरेशन ज्यादातर 30 मिनट से 2-3 घंटे तक रहता है। कई लोग ऐसा आके बोलते हैं कि ये दर्द 2 मिनट के लिए हुआ और फिर अपने आप ठीक हो गया। कई लोग आके बोलते हैं कि 12 घंटे से या 15 घंटे से कंटिन्यूस दर्द चलते जा रहा है। वैसा दर्द यूजली हार्ट का होने का चांस कम है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, पर कंपेरेटिवली वो चांस कम है, क्योंकि छाती का दर्द ज्यादातर अगर हार्ट अटैक रिलेटेड हो तो आधे घंटे से लेके 2 से 3 घंटे तक उसका दर्द यूजली व्यक्ति को होता है। उसके बाद कभी कभी नली में कोलैटरल्स खुल जाते हैं या नली अपने स्पॉन्टेनियस एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म के द्वारा कभी कभी थोड़ी सी खुल जाती है, इस वजह से दर्द कम भी हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि जो टिश्यू को वो नली एरिया सप्लाई करती है, वो एरिया पूरी तरह डैमेज हो जाता है, वहां पे सेल्स मर जाते हैं, इस वजह से भी दर्द बंद हो जाता है। तो इसका मतलब दर्द बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक बंद हो गया। उसका मतलब ये है कि कुछ चेंजेस हुए हैं वहां के सिस्टम में, जिसकी वजह से पेन का सेंसेशन ब्रेन को नहीं पहुंच पा रहा है। बेसिकली ये पेन तब होता है जब हार्ट के टिश्यू डैमेज होना चालू होता है और वहां पे एक लैक्टिक एसिड बनता है और ये लैक्टिक एसिड नर्व फाइबर्स को सेंसिटाइज करता है, जिसकी वजह से ब्रेन के पास मैसेज पहुंचता है कि हार्ट अटैक चालू हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टिश्यू इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि वहाँ लैक्टिक एसिड बनना ही बंद हो जाता है, या थोड़े थोड़े कोलैटरल्स आ जाते हैं जो लैक्टिक एसिड को वॉश आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पेन होना बंद हो जाता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हार्ट अटैक बंद हो गया। उसका बस ये मतलब है कि टाइम बीइंग के लिए वहां पे लैक्टिक एसिड बनना बंद हो गया, जिसके कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस बीमारी में अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीमारी को बाकी दूसरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्पेशली एसिडिटी, एंजाइटी, पैनिक अटैक से डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक अटैक में भी व्यक्ति को घबराहट, पसीना होगा, लेकिन उसको दर्द नहीं होगा। अगर सिवियर दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल अगर सिर्फ घबराहट, पसीना या जान जाने का सेंसेशन हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, तो वो सिंपल पैनिक अटैक में भी हो सकता है, एंजाइटी में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक हो। लेकिन अगर इन सब सिम्टम्स के साथ दर्द भी है, छाती में जलन है, घबराहट के साथ बहुत ज्यादा पसीना वगैरह भी हो रहा है, या चक्कर वगैरह आ रहे हैं, लूज मोशन जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर ऐसा चीज अगर चालू हो रही है तो वो हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा पॉइंट करता है। हालांकि ऑब्वियसली इन दोनों चीजों में क्लियरली सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादातर ऐसे केसेस में ईसीजी करके ही डायग्नोसिस करना ज्यादा अच्छा है। 20% पेशेंट में पेनलेस हार्ट अटैक होता है। ज्यादातर ये पेनलेस हार्ट अटैक उम्र दराज पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में ज्यादा चांसेस है पेनलेस हार्ट अटैक के होने के। इस तरह के पेशेंट ग्रुप्स में आपको थोड़ा ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि इनको या तो पेन बिल्कुल ही नहीं होगा, या पेन होगा भी तो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा, जिसे ज्यादातर लोग हार्ट अटैक नहीं मानेंगे और सिंपल एसिडिटी या मस्कुलर पेन मान के इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। हार्ट अटैक अगर हो तो घर पर क्या करें, यानी डोमिसिलरी मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक पर हम बात करेंगे। एक चीज तो आप समझ चुके हैं कि हार्ट अटैक अगर है और अगर आपको हार्ट अटैक की डायग्नोसिस लग रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतना पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीजें जो साधन हॉस्पिटल पे अवेलेबल है वो घर पर मैनेज करना इजी नहीं है, और इन सारी चीजों को घर में अगर अवेलेबल नहीं हो, इमरजेंसी की सारी दवाएं और डिफिब्रिलेटर अगर घर पे अवेलेबल नहीं है, तो सारा ट्रीटमेंट घर पर कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि आप बने जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। तो अगर किसी पेशेंट को आपको हार्ट अटैक का डाउट लग रहा है, बाकी सब कुछ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करें। वो सबसे फर्स्ट स्टेप है। कई लोग क्या करते हैं, पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद उनको ध्यान आता है कि एम्बुलेंस को तो कॉल किया नहीं, और एम्बुलेंस को जब कॉल करते हैं तो पहुंचने में मिनिमम 20-30 मिनट्स लगता है। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी है, सबसे पहली आपकी काम जो आपको करना है वो है कि एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्योंकि एम्बुलेंस को ऑब्वियसली पहुंचने में अलग अलग सिनेरियो में कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, इतना टाइम लग सकता है। अगर वो आप ट्रीटमेंट के लिए उस टाइम पर अगर लग जाते हैं तो वो दोनों टाइम कोइंसाइड करने के बदले वो दोनों टाइम एक के बाद एक होते हैं, तो पेशेंट का और ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर सब करने के बाद आप एम्बुलेंस के कॉल करेंगे तो उसके 20 मिनट के बाद एम्बुलेंस पहुंचेगी, तो पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में और ज्यादा लेट होगा। मेडिसिन की बात करेंगे। मेडिसिन में सबसे पहले काफी लोग हमें पूछते हैं कि हार्ट अटैक अगर हो तो जबान के नीचे रखने वाला वो सॉर्बिट्रेट गोली वो यूज करना चाहिए कि नहीं।
मैं आपको ये कहूँगा कि ज़्यादातर ये केसेस में ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ट अटैक ज़्यादातर नली में क्लॉट जमने की वजह से होता है। और ये नली ये जो गोली जो हम देते हैं ये खाली ब्लड के क्लॉट को नहीं डिसॉल्व करती है, ये खाली नली को थोड़ा सा डायलेट करती है, थोड़ा सा रिलैक्स करती है। पर ज़्यादातर हार्ट अटैक जो होता है वो नली के स्पाज्म होने की वजह से होता नहीं है। तो इस वजह से बहुत कम केसेस में ये गोली कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलीफ दे पाती है। और कई फॉर्म्स ऑफ हार्ट अटैक है, खास करके राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन वगैरह है, या अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह है, तो ये दवा सडनली बीपी को कम भी कर सकती है, जिससे क्लॉट बनने का चांसेस बढ़ भी सकता है और जान जाने का रिस्क कई गुना बढ़ भी सकता है। ऐसे केसेस में पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन रहेगा तो नली के थ्रू परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन रहेगा। इवन कोलैटरल्स के थ्रू भी जो ब्लड जा रहा है उसके लिए भी परफ्यूजन प्रेशर जरूरी है। तो बीपी बहुत ज्यादा ड्रॉप ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे सिनेरियो में। तो सॉर्बिट्रेट की गोली अनलेस आपको एब्सोल्युटली श्योर है कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन है और आपको पेशेंट को दे सकते हैं कि नहीं, तभी आपको कंफर्म हो तभी लेना चाहिए। 99% केसेस में हम रिलेटिव्स पर रिलाई नहीं कर सकते कि उन्हें सब कुछ पता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना घर में ईसीजी अवेलेबल होता है, ना उनके लिए पॉसिबल होता है कि परफेक्टली बीपी को चेक करें या बाकी सिम्टम्स को चेक करें। सॉर्बिट्रेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, रिलेटिव्स पर ये डिसीजन को नहीं छोड़ सकते। इसलिए एज फार एज पॉसिबल इस चीज को अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टैटिन, ये 3 दवाएं हैं जो हम घर पे दे सकते हैं। ये बेसिकली खून पतला करने की दवाएं हैं। एस्प्रिन अगर हम दे रहे हैं तो 325 मिलीग्राम की गोली आती है, जो डिस्प्रिन की कन्वेंशनल गोली आती है, उसको च्यू करना है, निगलना नहीं है, मुंह में रख के च्यू करना है। अगर हम उसको चबाते हैं तो वो मुंह के म्यूकोजा से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है और जल्दी ब्लड में पहुंच सकता है। सेकेंड गोली जो हम देते हैं वो क्लोपिडोग्रेल है। क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम की टैबलेट्स में आता है। अगर हम पेशेंट को घर के सेटअप्स में लोडिंग डोज देना चाह रहे हैं या क्लोपिडोग्रेल ब्लड उनको देना चाह रहे हैं ताकि खून पतला रहे, तो उसके लिए नॉर्मली हम 4 गोलियां पेशेंट को देते हैं क्लोपिडोग्रेल की, यानी 300 मिलीग्राम का डोज देते हैं। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है, कैवियाट ये है कि 300 मिलीग्राम का डोज लगभग 6 से 24 घंटे में पेशेंट के ब्लड में असर करना चालू करता है। तो अगर हमें 100% कंफर्म है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है तो 300 के बदले 600 मिलीग्राम का डोज देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 2 घंटे में असर करना चालू कर देता है। पर इसका एक अदर वे राउंड पॉइंट भी है कि अगर बाय चांस आपकी डायग्नोसिस गलत है और पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है जहाँ पे उसको सर्जरी की जरूरत है, तो ऑब्वियसली ये गलत कारणों से अगर हम ये गोली को देते हैं तो ब्लीडिंग का चांस भी बढ़ जाता है। अगर एब्सोल्युटली श्योर है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है और पेशेंट हार्ट पेशेंट है तो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा यानी स्टैटिन दिया जा सकता है। इसमें अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम या रोजुवास्टैटिन 40 मिलीग्राम का डोज भी दिया जा सकता है। इसको पानी के साथ ही निगलना है। क्लोपिडोग्रेल को भी पानी के साथ निगलना है। सिर्फ एस्प्रिन को आपको च्यू करना है। इसको लेने से थोड़ा खून पतला रहता है, ये हार्ट अटैक को अबॉर्ट नहीं करता है बस, लेकिन ये है कि खून थोड़ा पतला रहता है तो फर्दर क्लॉट बनने का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है, जान जाने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। दवाओं को असर करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी यही दवाएं आपके पेशेंट को दी जाती हैं। ये दवाइयों को घर पर आप इमरजेंसी किट एक बनाकर रख सकते हैं। उसमें जैसे ही अगर पेशेंट को अगर आपको कंफर्म हो रहा है कि हार्ट अटैक है तो ये टैबलेट्स पेशेंट्स को दिया जा सकता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी ये टैबलेट पे है और उनको रीलोड करने की जरूरत है तो भी दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रीलोड करने में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है या कोई गलत कारणों से आप ये दवाई को ले लेते हैं तो ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाता है। तो वैसे इमरजेंसी सर्जरीज करने में थोड़ा सा डॉक्टर्स को मुश्किल हो पाती है, चाहे वो सर्जरी हार्ट की हो या दूसरे कोई कारण से हो, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इन दवाओं को असर करने में नॉर्मल सिनेरियो में लगभग 2 से 6 घंटे जैसा लगता है। जितना जल्दी अगर हम टैबलेट्स को देंगे उतना पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाए। सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को आप रिलैक्स करें, उसको इधर उधर चलने फिरने या दौड़ने भागने के लिए एनकरेज नहीं करें। एज फार एज पॉसिबल पेशेंट को लिटा दें, क्योंकि इस तरह के सिनेरियोज में जब बीपी ड्रॉप होता है तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई बंद या कम हो जाता है, तो पेशेंट तुरंत अनकॉन्शियस हो सकता है। तो वैसे पेशेंट को लिटा देना या थोड़ा सा कंफर्टेबल सेटिंग्स में लिटा के रखना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि बेहोशी का अटैक होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। ऐसे सिनेरियो में अगर बेहोशी होती है तो पेशेंट को इंजरी भी हो सकती है। इस टाइम पेशेंट को खाना बिल्कुल मत दीजिए, कोई फूड मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पेशेंट को फूड देते हैं तो उसके अगर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कुछ करना पड़ता है तो ये फूड से वॉमिटिंग अगर पेशेंट को हो जाता है तो वो सांस की नली में जाने की वजह से एस्पिरेशन निमोनाइटिस पेशेंट को डेवलप हो सकता है, जिसमें पेशेंट की तुरंत जान भी जा सकती है या निमोनिया की वजह से भी जान जा सकती है। तो इस दौरान पेशेंट को फूड मत दीजिए, पानी भी जितना मिनिमम पॉसिबल टैबलेट्स को निगलने के लिए जरूरी है उतना ही दीजिए, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट जो टैबलेट वो आपने दिया है खून पतला करने की दवा, वो लेने के तुरंत
5-10 मिनट के अंदर पेशेंट वॉमिट कर देता है, तो ये मान के चलना है कि वो टैबलेट्स वॉमिट में बाहर निकल गई हैं, तो पेशेंट को रीलोड आपको करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टैबलेट वॉमिट में तुरंत दिखी जाती है कि टैबलेट अंदर नहीं गई और डिजोल्व होने से पहले ही बाहर आ गई, तो ऑब्वियसली इसको रीलोड करना ही पड़ेगा। पर अगर ये वॉमिटिंग 1 से 2 घंटे के बाद हो तो उतना रीलोड करने की जरूरत नहीं है, या मे बी आप थोड़ा लोअर डोज में पेशेंट को रीलोड कर सकते हैं। पर अगर वॉमिट तुरंत 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हो गई और दवा को असर करने का टाइम ही नहीं मिला या अब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिला है, तो डेफिनेटली उन गोलियों को फिर से देने की जरूरत है। अगर इस दौरान आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए तो आपको तुरंत पेशेंट को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। एम्बुलेंस में यूजली डिफिब्रिलेशन का डिवाइस रहता है। ज्यादातर अगर आप पेशेंट को हार्ट अटैक के लिए एम्बुलेंस को बुला रहे हैं तो कार्डियक एम्बुलेंस ही होना चाहिए। रूटीन एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेशन वगैरह की फैसिलिटी नहीं रहती, तो इसमें जान जाने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर हार्ट अटैक में जिनकी भी जान जाती है वो अरिथमिया की वजह से या धबकारा अनियमित होने की वजह से ही जाती है। और अगर ऐसे सिनेरियो में डिफिब्रिलेशन डिवाइस अवेलेबल हो तो आप पेशेंट को हार्ट को तुरंत स्टॉप करके रीस्टार्ट कर सकते हैं और पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। अगर डिफिब्रिलेशन डिवाइस घर पर या आसपास अवेलेबल है, ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स या बड़े सेंटर्स में, फॉरेन कंट्रीज में तो सब जगह अवेलेबल रहती है। अपने यहाँ पे अगर ना भी अवेलेबल हो तो भी आसपास जितना जल्दी उसको अगर पेशेंट को यूज किया जा सके उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। अगर डिफिब्रिलेशन ना अवेलेबल है तो कार्डियक मसाज यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन चालू कर देना चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन कैसे करते हैं और कार्डियक मसाज कैसे करते हैं इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो कर रहे हैं, तो वो आप उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वो डेफिनेटली देख लीजिएगा। क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के लिए बाकी कोई इमरजेंसी मेडिसिन से कुछ फायदा हो नहीं हो, कार्डियक मसाज का बहुत ज्यादा फायदा है। पर ये कार्डियक मसाज कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही करना चाहिए, यानी पेशेंट अनकॉन्शियस हो और उसका हार्ट बंद हो गया, जब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो तभी करना चाहिए। अगर कॉन्शियस है, पेशेंट बात कर रहा है, तो उसमें कार्डियक मसाज का कोई रोल नहीं है। वैसे पेशेंट में कार्डियक मसाज अगर आप करते भी है तो पेशेंट उल्टा घबरा जाएगा और कोऑपरेट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को अगर ऐसा लग रहा है कि चोकिंग सेंसेशन वगैरह हो रहा है या बेहोशी के जैसा लग रहा है, तो थोड़ा 2-4 बार से जोर से खांसी करने को कह सकते हैं। ऐसा जोर से खांसी करने से थोड़ा सा मेन नली यानी एओर्टा का थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है और उससे कभी कभी क्लॉट डिसलॉज भी हो सकता है, और कभी कभी जो क्लॉट नली को बंद कर रहा है वो अपनी जगह से मूव भी कर सकता है। वो क्लॉट अगर एओर्टिक प्रेशर बढ़ता है तो थोड़ा सा नली का परफ्यूजन भी इंप्रूव हो सकता है। तो ये घरेलू नुस्खा है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इससे जान बच ही जाएगी, पर मे भी थोड़ा सा 2-4% का जैसे बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए और आपको लग रहा है कि हार्ट बंद हो गया है और आपके पास डिफिब्रिलेशन डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो एक थंब कार्डियोवर्जन करके टेक्निक होती है जिसमें आप जोर से हार्ट का जो अल्नर एस्पेक्ट है उसको जोर से छाती पर हिट करते हैं। ये मुक्का को थंब कार्डियोवर्जन की तरह से यूज किया जाता है। जहां पर डिफिब्रिलेशन का फैसिलिटी नहीं हो वहीं पर इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिफिब्रिलेशन डिवाइस जब हम यूज करते हैं तो उसका एनर्जी अराउंड 200 जूल जैसा रहता है। हम थंब कार्डियोवर्जन अगर करते हैं तो मैक्सिमम उसमें 15 से 20 जूल्स तक का एनर्जी जनरेट हो सकता है। और थंब कार्डियोवर्जन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम हार्ट का जब आर वेव का पीक होता है तभी अगर थंब हार्ट को हिट करता है तो ही उसका असर होगा, अदरवाइज वो कंडीशन डिटोरिएट भी हो सकती है और बार बार थंब करने से चेस्ट को डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए थंब कार्डियोवर्जन रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है। पर अगर डिफिब्रिलेशन अवेलेबल नहीं है और आपके पास कुछ करने को नहीं है और पेशेंट को मसाज आप कर रहे हैं लेकिन हार्ट स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो थंब कार्डियोवर्जन को ट्राई किया जा सकता है। अगर करना है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हार्ट बंद हुए 4 से 5 मिनट से ज्यादा हो गया तो फिर इसको करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेशेंट उसके बाद नहीं बच पाएगा। और डिफिब्रिलेशन अगर डिले किया जाता है 4-5 मिनट से ज्यादा तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 80 to 90% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली जो रिदम होती है उसी में ही होता है। अगर माइल्ड पेशेंट को चक्कर आ रही है, थोड़ा बहुत अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, तो उसमें इतना डेंजर नहीं है। पर अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है जहां पल्स बिल्कुल नहीं आ रही है और पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है या बहुत लेबर्ड या गैस्पिंग जैसी ब्रीदिंग कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली ये सब चीजें जैसे कार्डियक मसाज, थंब कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन, ये 3 चीजें ट्राई करना चाहिए। इसका डिटेल डिस्कशन हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन वाले वीडियो में अलग से करेंगे। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बारे में। ज्यादातर ऐसे पेशेंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया सारे साधन घर पर अवेलेबल नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको पेशेंट को बने जितना जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। जितना फास्ट पेशेंट हॉस्पिटल रीच करेगा उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। ऐसे सिनेरियो में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसा हॉस्पिटल आप रिकॉग्नाइज करके रखें जो सबसे पास में भी हो और जहां पर कार्डियक के रिलेटेड आईसीयू केयर या सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सर्कमस्टेंस में जिस डॉक्टर को हम पहले दिखाते रहे हो, भले वो जनरल प्रैक्टिशनर हो या हड्डी का डॉक्टर हो या ब्रेन का डॉक्टर हो या कोई और स्पेशलिटी का डॉक्टर भी हो, तो हम सबसे पहले उसके पास जाते हैं और बाद में वो हमें हार्ट के डॉक्टर के पास भेजता है।
और ये शिफ्टिंग के दौरान पेशेंट का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसमें उसकी जान जाने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। कई पेशेंट्स एम्बुलेंस में शिफ्टिंग के दौरान ही मर जाते हैं। तो वैसे सिनेरियो में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिकॉग्नाइज करके रखें कि आसपास में नजदीक में किस सेंटर पे हार्ट रिलेटेड एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, या एटलीस्ट एक इमरजेंसी केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, आईसीयू अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है, डिफिब्रिलेशन अवेलेबल है। यही सेंटर्स पे आपको जाना सबसे ज्यादा सेफ है। अगर आप इसके अलावा कोई और सेंटर में जाते हैं तो वहां से आपको ऐसे सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा, और ये शिफ्टिंग के प्रोसेस में ऑन एन एवरेज आपका आधा से 1 घंटा मिनिमम लॉस होगा, जिसमें आपके पेशेंट की जान बचने का चांस कई गुना उसमें फर्क पड़ जाएगा। कार्डियक पेशेंट को जब भी आप शिफ्ट करें कार्डियक एम्बुलेंस में ही करें, क्योंकि इमरजेंसी की सारी मेडिसिन और डिफिब्रिलेशन का सारा डिवाइस वगैरह कार्डियक एम्बुलेंस में ही अवेलेबल रहता है। नॉन कार्डियक एम्बुलेंस में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती, उसमें बेसिकली खाली एक बेड ही होता है और एक पैरामेडिकल पर्सनल होता है जो थोड़ा बहुत सीपीआर वगैरह कर सकता है। पर अगर डिफिब्रिलेशन का डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो एज फार एज पॉसिबल अगर अवेलेबल है तो कार्डियक एम्बुलेंस ही यूज करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं अवेलेबल है और ऐसा लग रहा है कि कार्डियक एम्बुलेंस आने में कई घंटे का टाइम लगेगा या आधा घंटे 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली जो अवेलेबल है उतना जल्दी शिफ्ट करें पेशेंट को। अपनी गाड़ी में भी अगर पॉसिबल है तो, अगर कुछ भी अवेलेबल है तो अपनी गाड़ी में भी पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मेन पर्पस ये है कि जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए उतना उसके लिए ज्यादा अच्छा है। इस चीज में जितना अननेसेसरी डिले होगा उतना पेशेंट के लिए ज्यादा खराब है। इस तरह के सिनेरियो में कई पेशेंट्स का ऐसा भी होता है कि एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे अगर डॉक्टर हार्ट अटैक बोलता है तो उनको लगता है चलो हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं, चलो हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, वो भी अगर कंफर्म बोलेगा तो ही हार्ट अटैक मानेंगे। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको ये सेकंड ओपिनियन और ये सब चीजों के लिए टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मरने का चांस 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर आप ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और अननेसेसरी टाइम पास करते हैं तो पेशेंट का जान का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आपको बाद में अगर डिस्कस करना भी है तो आप लेटर ऑन किसी भी डॉक्टर के साथ रिपोर्ट्स ले जाके सीटी एंजियोग्राफी की सब कुछ आपको दे ही दिया जाता है सब हॉस्पिटल में, तो आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड ओपिनियन आप बाद में लेना है तो भी ले सकते हैं। उस टाइम पे जो आपका डॉक्टर अगर कह रहा है, अगर वो ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है तो उस पर ट्रस्ट करना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उस समय अगर आप डॉक्टर शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो आप पेशेंट का इमरजेंसी में इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते हैं और पेशेंट के बचने के चांस कई गुना कम हो जाते हैं। पेशेंट का ईसीजी, इको सारे रिपोर्ट्स आपको प्रोसीजर के बाद, एंजियोग्राफी वगैरह सब रिपोर्ट्स आपको प्रोसीजर के बाद मिल ही जाता है, जिसमें आप इवेंट होने के 6 महीने या साल भर के बाद भी आप चाहो तो उसको आप रीच कर सकते हो। कितना भी टाइम बाद आप वो चीज ट्रीटमेंट सही हुआ कि गलत हुआ आप उसको रीचेक या रिकन्फर्म कर सकते हैं। तो इसलिए उसी टाइम पे उसको करने का कोई कंपल्जन नहीं है। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी तुरंत हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पे एंजियोप्लास्टी बोलेंगे क्योंकि उसमें बड़ा खर्चा होता है, तो अगर पैसे हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू नहीं होगा। ज्यादातर सेंटर्स में हम डॉक्टर्स भी रियलाइज करते हैं कि पेशेंट, मैं खुद भी कार्डियोलॉजिस्ट, हम जानते हैं कि रात को 2-3 बजे अगर पेशेंट हार्ट अटैक लेके आ रहा है तो कोई भी तुरंत इमरजेंसी में लाखों रुपए लेके नहीं आता। तो वैसे सिनेरियो में ज्यादातर पेशेंट्स को आप अगर एक कंसेंट भी दे दें तो ट्रीटमेंट चालू कर दिया जा सकता है। वैसे किसी भी सिनेरियो में कोई भी हॉस्पिटल आपको ये कंपलसरी नहीं बोलेगा कि आप इतना पेमेंट करोगे तो ही ट्रीटमेंट चालू होगा, और आप ऐसे सिनेरियो में पहले पैसे अरेंजमेंट करने के लिए भागे हैं तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा। आप पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंचे, हॉस्पिटल ज्यादातर 99% केस में आपको एडिक्वेट टाइम देगा कि आप बाद में फाइनेंसेस और बाकी सब चीजों को मैनेज कर सकें। कई बार ऐसे केसेस में हमने काफी पेशेंट्स को ऐसा देखा है कि वो जब डॉक्टर हार्ट अटैक के लिए हॉस्पिटल के लिए उनको शिफ्ट करने के लिए कोई डॉक्टर बोलता है तो वो पहले घर जाते हैं और फाइनेंस अरेंजमेंट करने में कई घंटे वेस्ट करते हैं, और बाद में जब पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि डॉक्टर एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम कुछ नहीं कर पाते और फाइनली पेशेंट मर जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में पेशेंट को जितना जल्दी कार्डियक हॉस्पिटल में पहुंचाएं उतना ज्यादा पेशेंट के लिए जरूरी है। इस तरह के सिनेरियो में जो हॉस्पिटल में कार्डियक फैसिलिटी हो सबसे नजदीक में वहीं पे जाना चाहिए। उस समय आप ऐसा नहीं कर सकते कि 400 किलोमीटर दूर कोई बेस्ट हॉस्पिटल है वहां पे सबसे अच्छी फैसिलिटी है वहां पे जाएं। कार्डियक पेशेंट में टाइम का बहुत वैल्यू है, तो इस तरह के पेशेंट को जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं उतना अच्छा है। जो नजदीक के सेंटर में कार्डियक फैसिलिटी अवेलेबल है, कार्डियक एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी का फैसिलिटी अवेलेबल है, वो ज्यादा अच्छा है। कार्डियक सर्जरी की फैसिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी इमरजेंसी में कभी भी नहीं किया जाता है। तो अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का फैसिलिटी अगर अलोन सफिशिएंट है, अगर अवेलेबल है तो वो पेशेंट के लिए सफिशिएंट है। अब हम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे। इन हॉस्पिटल में सबसे पहला चीज जो हम करते हैं वो है पेशेंट का ईसीजी। ईसीजी केसेस अगर पेशेंट का किया जाता है तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स ईसीजी से डायग्नोसिस बनाई जा सकती है, खासकर मेजर हार्ट अटैक अगर हो तो।
5 to 10% ऑफ द टाइम ईसीजी मेजर हार्ट अटैक में भी नॉर्मल हो सकता है, माइनर हार्ट अटैक में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। तो ऐसे केस में सिर्फ ईसीजी नॉर्मल है तो उसके बेसिस पर डायग्नोसिस नहीं बनती है। कोई बार हर 30 मिनट में ईसीजी को रिपीट करना चाहिए तो परफेक्ट डायग्नोसिस बन सकती है कि हार्ट अटैक है या नहीं। अगर बार बार ईसीजी करने के बाद भी वो नॉर्मल आ रहा है तो फिर पेशेंट का स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। इको का भी डायग्नोस्टिक वैल्यू लगभग सेम है। अगर ईसीजी में फाइंडिंग्स है तो यूजुअली या कई बार ईसीजी अगर डाउटफुल है तो इको करके भी उसको कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन इको का प्रेडिक्टिव वैल्यू भी ऑलमोस्ट 80 to 90% ही है, उससे ज्यादा नहीं। कई बार उसमें भी डायग्नोसिस मिस हो सकती है। जो मेडिसिन की हमने बात की, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्राल, स्टैटिन, ये मेडिसिन ही हॉस्पिटल में सबसे पहले दी जाती है। जिन पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी के लिए लेना होता है उसमें क्लोपिडोग्राल के बदले टाइकाग्लोर या प्रासुगेल दवा पेशेंट को दिया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दवाइयां होती हैं और ज्यादा जल्दी असर करती हैं। तो इनको आप आपके डॉक्टर क्लोपिडोग्राल के बदले ये दवाई को लेने का सजेस्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को सडन धबकारे का अनियमितता हो तो तुरंत डिफिब्रिलेटर डिवाइस हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, उससे पेशेंट को शॉक करके रिदम को रिस्टोर किया जा सकता है। ये डिफिब्रिलेशन का जो काम है यूजुअली 1 से 2 मिनट के अंदर अगर हो पाता है तो ही पेशेंट को बचाया जा सकता है। अगर इसको करने में 5-7 मिनट से ज्यादा लेट अगर हो जाए तो पेशेंट को बचाना लगभग असंभव हो जाता है। इस दौरान जो नली को खोलना है उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट तरीके आते हैं, एक इंजेक्शन द्वारा और एक एंजियोप्लास्टी द्वारा। इंजेक्शन द्वारा अगर हम नली को खोलने का प्रयास करते हैं तो इंजेक्शन का 2 तरह के आते हैं। एक थोड़ा सस्ता वाला फर्स्ट जनरेशन लाइटिक एजेंट्स है जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये मेडिसिन आती हैं। ये नॉर्मली 3-4 हज़ार के प्राइस में अवेलेबल रहती हैं। इनका सक्सेस रेशियो नली को खोलने में मैक्सिमम 30% रहता है, वो भी पहले 3 से 6 घंटे के अंदर पेशेंट को अगर ये दिया जाए तो ही इनका सक्सेस आता है। अगर इनको 6 घंटे के बाद दिया जाए तो सक्सेस रेशियो मैक्सिमम 10 to 15% रहेगा। और ये इंजेक्शन खाली नली को टेम्पररीली ही खोलते हैं, बाद में एंजियोप्लास्टी परमानेंट थेरेपी के हिसाब से 90 to 95% केस में करना ही पड़ता है। 100 में से 5 या 7% केस में नली पूरी खुल जाती है तो एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे महंगा जो इंजेक्शन आता है वो रेटिप्लेस, टेनेक्टिप्लेस के नाम से 3rd जनरेशन लाइटिक एजेंट्स होते हैं। इनका कॉस्ट लगभग 40,000 to 50-60,000 तक जाता है और इसमें सक्सेस रेशियो 50 to 60% जैसा रहता है। हालांकि ये इंजेक्शन भी नली को टेम्पररीली ही खोलती है और बाद में 90% केसेस में इसमें भी एंजियोप्लास्टी लगता है। ये इंजेक्शन हम तभी यूज करते हैं जब एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो या उसमें कोई कारण से कोई लॉजिस्टिक इश्यूज आ रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी तुरंत फीजिबल नहीं हो पा रही है, तो ही हम इनको यूज करना चाहिए। क्योंकि एंजियोप्लास्टी अगर हम करते हैं तो उसमें सक्सेस रेशियो नली के खुलने का ऑलमोस्ट 95 to 99% रहता है और जान बचने का चांसेस कई गुना कम रहता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंजेक्शन का थेरेपी। और डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी एक बार कर दिया तो वो फुल एंड फाइनल परमानेंट ट्रीटमेंट होता है एज कम्पेयर जो इंजेक्शन वाला थेरेपी है वो टेम्पररी थेरेपी होता है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है और बाद में एंजियोप्लास्टी वापस से करना ही पड़ता है परमानेंट थेरेपी के हिसाब से ताकि दोबारा अटैक ना आए। तो अगर डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी का फैसिलिटी अवेलेबल है तो तुरंत एंजियोप्लास्टी ही करना चाहिए। कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि इमरजेंसी में अगर मल्टीपल नली का ब्लॉकेज है तो बाईपास नहीं कर सकते क्या? ये बात समझने की जरूरत है लोगों को। इमरजेंसी में बाईपास सर्जरी बिल्कुल फीजिबल नहीं है। ज्यादातर अगर इमरजेंसी बाईपास लगता भी है तो भी मल्टीपल नलियों का ब्लॉकेज हो तो ही वो किया जाता है और उसमें जान जाने का रिस्क ऑलमोस्ट 20 to 30% जैसा होता है। ज्यादातर सर्जन यही प्रेफर करते हैं कि पेशेंट स्टेबल हो जाए, कंडीशन बेटर हो जाए, हार्ट थोड़ा हीलिंग फेज में आ जाए और पेशेंट हिमोडायनेमिकली सब स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही वो बाईपास को करते हैं। इमरजेंसी सिनेरियो में एंजियोप्लास्टी इज द बेस्ट ऑप्शन। बाईपास सर्जरी का ऑप्शन इमरजेंसी सिनेरियोज में यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है, करने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि ये हार्ट अटैक की बीमारी दुनिया भर में सबसे ज्यादा मृत्युदायक है, सबसे ज्यादा लीडिंग किलर बीमारी है। ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं या बेसिक चीजों की जिन बारे में हमने बात की इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पेशेंट्स को आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं और काफी चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिसमें मृत्यु दर भले 0 ना हो लेकिन काफी हद तक आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स पर जो भी पॉइंट्स हमने बात की उसको आप रेगुलरली समझते हैं और रेगुलरली फॉलो करते हैं अपने घर में तो काफी हार्ट पेशेंट्स को मृत्यु से बचाया जा सकता है।